लेक्चर स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ाया था आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक बॉन्ड। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो इनको हम लोग आज जो है अच्छे से समझेंगे। कोवलेंट कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं, हमने क्लासिफिकेशन बताया था और उसमें बताया था कि कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, लेकिन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दो तरीके की होती है। तो एक एक करके हम दोनों को समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, तो शेयरिंग जो होती है, क्योंकि ये वाले जो बॉन्ड होते हैं वो कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। अब शेयरिंग जो है ये दो तरीके की है, हमने पहले भी क्लासिफाई किया है और अब भी करे दे रहे हैं। ठीक है, तो बिटवीन सेम एटम्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग है वो सेम एटम के बीच में हो रही है, ठीक है, तो उससे जो बॉन्ड बनता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बनेगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, और इससे जो है अगर बिटवीन डिफरेंट, आगे से डिफरेंट हम ऐसे लिखेंगे, डिफरेंट एटम्स। ठीक, तो अगर डिफरेंट एटम्स के बीच में शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उससे जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बात हमने आपको बताई थी पहले। ठीक है, तो इस बात को हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। अब एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन उससे पहले कुछ बातें और जान लेते हैं कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ये कैसे कैसे बनते हैं। ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स या कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं ये बनता है मेनली नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। तो जो नॉन मेटल कंपाउंड होते एटम्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, और जो आयनिक होते हैं, इस बात को यहां पे नोट कर लीजिए, जो आयनिक होते हैं वो कैसे बनते हैं, मेटल प्लस नॉन मेटल। ठीक, तो जैसे कि हमने बताया था BeCl2 है ना, NaCl। ठीक, तो ये देखो मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो इनके बीच में क्या बना, आयनिक बॉन्ड। लेकिन अगर हम बात करते हैं HCl की, ठीक, दिस इज कोवलेंट कंपाउंड, पोलर कोवलेंट कंपाउंड, तो दिस इज ऑल्सो नॉन मेटल एंड दिस इज ऑल्सो नॉन मेटल। नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट है। कोवलेंट में कैसा है, पोलर कोवलेंट है, क्योंकि डिफरेंट एटम के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे, फटाफट नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जो कोवलेंट बॉन्ड है ना, उनके लिए थोड़ा सा कुछ बातें और जानते हैं हम। क्या, रिएक्टिविटी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोलैरिटी के। ठीक, और जो पोलैरिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी END के। ठीक है, END हमने आपको बताई थी, फॉनकल ब्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है ना, वो क्या है, END का डिफरेंस है। ठीक, तो हमने फॉनकल ब्रिक्स आपको पिछली क्लासेस में बता रखा है, अभी हम फिर से लिखा देंगे। ठीक, तो जो रिएक्टिविटी है, अगर मान लेते हैं एक A है एक B, ठीक, तो इन दोनों के बीच में
मान लो ये वाला जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर की ओर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड टूटने के चांस ज्यादा रहेंगे ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी। ठीक, अब इसकी वजह से क्या होगा, ये पोलैरिटी डेवलप हो गई ना, प्लस हो गया माइनस हो गया, है ना, तो डाइपोल बन गया ना, तो ये पोलैरिटी डेवलप हो गई। कहीं भी अगर प्लस माइनस दिखाई देगा फिजिक्स या केमिस्ट्री में तो डाइपोल बन जाएगा, है ना। तो डाइपोल जब बन गया तो पोलैरिटी डेवलप हो गई। पोलैरिटी को हिंदी में कहते हैं ध्रुवता। ठीक है, ध्रुवता, ठीक है, ध्रुवीकरण होना। ठीक है, तो इधर का इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये इधर की ओर शिफ्ट हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब ये कमजोर पड़ रहा है इसका साथ, तो ये बॉन्ड ब्रेक होने के चांस ज्यादा है। ठीक, तो मतलब रिएक्शन ज्यादा होगी, है ना, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्लियर, तो इसको जो है आप लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, तो जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम लोग याद कर लें फटाफट। ठीक है, ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है, क्योंकि थ्योरी लिखने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिलेक्शन होगा आपको जो मेन क्वेश्चन है उसको याद करने से। तो जो मेन क्वेश्चन है आप उसको अच्छे से याद करिए। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती है भाई, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्टर देन आयनिक। ठीक है, ये भाई गैस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, है ना, कभी कभी सॉलिड भी होते हैं। ठीक है, लिक्विड होंगे, गैस होंगे, सॉलिड होंगे, डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, और साथ में डायरेक्शनल होंगे, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, जो कि आयनिक नहीं कर रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। ठीक है, और जनरली जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर, ये नॉन कंडक्टिंग होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन कंडक्टिंग होते हैं, लेकिन जो पोलर होंगे वो क्या होंगे, कंडक्टिंग होंगे। ठीक है, इसके साथ में जो डायमंड है, डायमंड इज ऑल्सो कोवेलेंट। ठीक है, हार्ड है लेकिन कोवेलेंट है। तो जो डायमंड है ये हार्ड है, लिख लेते हैं, लेकिन कोवेलेंट है, और कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग इन नेचर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायमंड नॉन कंडक्टिंग होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरीके से जो पेंसिल में लगी कालिक है ना, वो किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से। तो जो पेंसिल लेड होती है, पेंसिल की जो लेड होती है, लेड का मतलब ये रहा पेंसिल, ठीक, और इसमें जो ये ब्लैक छड़ पड़ी होती है इसी को हम कहते हैं लेड। ठीक है, लेड, पेंसिल लेड। ठीक है, तो पेंसिल लेड किसकी बनी होती है बेटा, ग्रेफाइट की। ठीक है, तो ग्रेफाइट की बनी होती है, और जो ग्रेफाइट होता है दिस इज कंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग है। तो पेंसिल की लेड में अगर आप करंट एक सिरे में लगाएंगे तो दूसरे सिरे में आपको करंट लग जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो पेंसिल की लेड होती है जो ग्रेफाइट की बनी होती है, मतलब ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। ठीक, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कैसा हो गया, कंडक्टिंग हो गया, है ना।
चालक हो गया। अब ये क्या करेगा, करंट को फ्लो कराएगा, करंट को फ्लो कराएगा तो आपको करंट लग जाएगी। ठीक है, तो इतना नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। हो गया, तो इसकी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ ली। एक प्रॉपर्टी और है, उसको भी जान लो फटाफट। अब अगर जो है डायरेक्शनल है, हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका मतलब ये आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे। ठीक, तो आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे, तो आइसोमेरिज्म लिख लो आप लोग। ठीक है, हम भी लिखे दे रहे हैं, आइसोमेरिज्म भी शो करने वाले हैं ये लोग। आइसोमेरिज प्रेजेंट। ठीक, तो जो आइसोमेरिज्म है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे कि जिंक सल्फेट है ZnSO4 और FeSO4। ठीक है, इन दोनों को अगर हम साथ में 7H2O के साथ लिखते हैं तो इसको आप अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, अगर एक साथ में लिखते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं व्हाइट विट्रियोल। क्या कहेंगे, व्हाइट विट्रियोल कहते हैं। ठीक है, और ये आइसोमेरिक स्ट्रक्चर है, एक दूसरे के आइसोमेरिक में। ठीक है, फिलहाल आप इसको ऐसे ही रट लो, बाकी इनऑर्गेनिक में इसको डिटेल में समझेंगे। व्हाइट विट्रियोल क्या है, ब्लू विट्रियोल क्या है, तो विट्रियोल्स के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। क्लियर, चलिए, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, कोवेलेंट कंपाउंड की। कोवेलेंट कंपाउंड को जो डिटेल में पढ़ना है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारी, वो पूरी की पूरी किस पे बेस्ड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोवेलेंट कंपाउंड है, सारे कोवेलेंट बॉन्ड पे बेस्ड है। ठीक, तो डिटेल में पूरी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड या सेमी पोलर बॉन्ड। तो अब लिखते हैं कोऑर्डिनेट, डेटिव या फिर सेमी पोलर बॉन्ड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सेमी पोलर बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसका पूरा एक चैप्टर है सेकेंड ईयर में, मतलब 12th में, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या जान लेते हैं कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसको इस तरीके से दिखाया जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। ठीक है, इस तरीके से दिखाया जाता है। क्लियर, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर, इनको क्या करता है, डोनेट कर देता है। ठीक है, किसको डोनेट करेगा, कोई चीज आप किसी को दान कब दोगे। ठीक है, अगर आप किसी जिसके पास सब कुछ है उसको दे रहे हो कोई भी चीज खरीद करके, है ना, तो इसका मतलब यह है कि आप उसको गिफ्ट दे रहे हो। ठीक, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, पैसे भी नहीं है ना, उसकी जरूरत पे उसको दे रहे हो, तो इसका मतलब आप दान कर रहे हो। ठीक है, डोनेट कर रहे हो। तो आपने इसको क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया। तो इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिच है, स्पीशीज है कोई भी, ठीक, एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है अगर कोई भी, तो ये क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को क्या करेगी, इस तरीके से डोनेट कर देगी। ठीक है, तो एक स्पीशीज ए है, ठीक, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा काफी ज्यादा है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, बात खत्म।
ठीक है, इसका पेट भरा हुआ है। क्लियर। और दूसरी स्पीसीज क्या है, बी है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इस तरीके से डोनेट कर दिया। और डोनेट करने को ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कर दिया। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट कर दिया। क्लियर। अब ये कह रहा है, ए कह रहा है बी यहां पे बैठ के रो रहा है, कह रहा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो बी वाला कह रहा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ए वाला कह रहा है मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, और तुम चाहो तो हमसे इलेक्ट्रॉन ले सकते हो। ठीक, तो इसने कहा इलेक्ट्रॉन ले बे। इसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स अपने दे दिए, बोले रो मत, ले बे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या ले बे। ठीक, तो बी वाला कह रहा है ला। बी वाला क्या कह रहा है, ला। क्लियर। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जो स्पीसीज केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी, ठीक है, ये क्या कह रहा है, ले बे। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है वो क्या है, लुईस बेस है। इसका मतलब एल बी, इसीलिए क्या लिखा था, ले बे। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन, जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रही है वो क्या है, लुईस एसिड। तो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो है ना, एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो है हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे इतना समझ लीजिए आप। ठीक, तो जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रही है उसको आप क्या कहेंगे, लुईस एसिड। क्या कहेंगे, लुईस एसिड कहेंगे। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, इसको अच्छे से कैमरे को हमने कर दिया। ये देख, क्लियर। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो लुईस एसिड है। ओके, केमिस्ट्री में जिसके पास इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसके पास, उसको हम क्या कहेंगे, लुईस बेस कहेंगे। क्लियर। तो ए ने कहा इलेक्ट्रॉन ले बे, तो बी ने कहा इलेक्ट्रॉन ला। ठीक है, ला मतलब लुईस एसिड एंड दिस इज लुईस बेस। ठीक है, तो डोनर एटम जो होता है लुईस बेस होता है, और जो एक्सेप्टर एटम होता है वो लुईस एसिड होता है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, और इसमें से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। हो गया। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ नई तरकीब देखते हैं जिससे आपका सिलेक्शन आसान हो जाए, है ना। चलिए अब देखिए हमारे पास क्या है, अमोनिया है। अमोनिया गैस बहुत प्यारी गैस होती है केमिस्ट्री में। ठीक है, NH3 है, इसको इस तरीके से लिखते हैं। क्लियर। और इसके पास इस तरीके से क्या है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो किसी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दैट आर नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या है, अभी इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन, आप लोगों ने सीखा नहीं है हमसे, लेकिन हम हाइब्रिडाइजेशन आप सभी को पता है, या जिसको नहीं पता है तो मैं लिखे दे रहा हूं। ठीक, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है अभी। ठीक, अभी क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3 है। क्लियर। लेकिन अभी देखो ये इससे क्या किया, एडक्ट करने जा रहा है, BF3। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, BF3 है। तो बोरॉन के जितने भी कंपाउंड होते हैं उनके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, ये बात अपने मन में धारण कर लीजिए आप लोग।
ठीक है, कि जो बोरॉन के कंपाउंड होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है, इसलिए बोरॉन के जितने भी कंपाउंड है लुईस एसिड है। ठीक, और उसको हम डिटेल में आपको जब बोरिक एसिड पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक में तो फिर से समझाएंगे। ठीक, तो हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स जो है ये पूरा पूरा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये जो बॉन्ड बना यहाँ पे बीच में, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर एडेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये एडेक्ट हो गया। अभी जब ये बॉन्ड नहीं बना था तब BF3 का जो हाइब्रिडाइजेशन था वो sp2 था, लेकिन जब ये बॉन्ड बन गया तो sp3 तो अमोनिया का था ही था। ठीक है, BF3 चेंजेस इनटू sp3, sp2 चेंजेस इनटू sp3 इन BF3। क्लियर, तो ये एडेक्ट बन गया। कैसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से। अगर कोऑर्डिनेशन यहां पर ना हुआ होता तो ये कंडीशन नहीं देखने को मिलती। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लीजिए कि BF3 का sp2 से sp3 में चेंजेस हाइब्रिडाइजेशन में कैसे होता है, ड्यू टू एडेक्ट। ओके, नोट डाउन। हो गया, चलिए तो कोऑर्डिनेशन भी खत्म हो गया, मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड या बॉन्ड खत्म हो गया यहाँ के लिए, केमिकल बॉन्डिंग के लिए। बाकी ये सब पूरी केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग घूमेगी, इसीलिए पहला चैप्टर हम आपको पढ़ाते हैं कौन सा, केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर, तो चलिए, आयनिक बॉन्ड जो होता है ग्रेटर देन स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रेंथ लिख देते हैं, मजबूती। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ज्यादा है, इसीलिए सबसे हार्ड है। इसके बाद आएगा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्लियर, तो इसको आप अच्छे से इस ऑर्डर को रट लो, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लिया। तो अब एक हेडिंग डालिए, दैट इज फजान रूल। फजान रूल अभी कोवेलेंट की चल रहा है एक तरीके से, है ना, खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कोवेलेंट ही पढ़ना है अच्छे से। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनमें अलग अलग वेरिएबिलिटी है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग तरीके से देखना है। ठीक, तो सारी बातें हमें आनी चाहिए। तो फजान रूल जो है, फजान रूल क्या कहता है, ये कहता है जब भी कभी दिस इज कैटायन। ठीक, जब भी कभी कैटायन किसी भी एनायन को अप्रोच करता है, ठीक, जब भी कभी कोई कैटायन एनायन को अप्रोच करता है तब होता क्या है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज। तो फजान रूल कहता है कि जब भी कभी कैटायन एनायन को अप्रोच करता है तो एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कैटायन की ओर टिल्ट हो जाता है या अट्रैक्ट हो जाता है, और उससे जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो उससे जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो सीधी सी बात फजान साहब ये बोले थे कि जब भी कभी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर
अट्रैक्ट करेगा या अप्रोच करेगा तो उस जो निगेटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पॉजिटिव चार्ज की ओर झुक जाएगा, जिससे एक बॉन्ड बनेगा और वो बॉन्ड ओवरलैपिंग करके एक बॉन्ड बनेगा और उस बॉन्ड को कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। तो फजान रूल खत्म हो गया। ठीक है, इससे ज्यादा फजान रूल में कुछ नहीं है, चाहो तो आप लोग लिख लो। ठीक है, कैटायन अप्रोच टू एनायन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन अट्रैक्ट टूवर्ड्स कैटायन। ठीक है, तो बस इतनी बात आप लोगों को याद करनी है। क्लियर? तो फजान रूल खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। सीधी सी बात है, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो बातें और हैं फजान रूल में, ये भी जान लो, लिख ही देते हैं। ठीक, तो कैटायन जो है, जो कैटायन है ये क्या है? इसके पास पोलराइजेशन पावर है। क्या है? पोलराइजेशन पावर। मतलब ये है ये किसी को पोलराइज कर सकता है, अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इसके पास आकर्षण करने की क्षमता है। ठीक, किसके पास? कैटायन के पास। ठीक, और जो एनायन है इसके पास एक क्षमता है, उसको क्या कहते हैं? पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, या पोलराइजिंग पावर। ठीक है, पोलराइजेशन पावर या फिर पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो इसके पास क्या है? एक ऐसी क्षमता है जो खुद को पोलराइज कर सकती है। इसके पास पोलराइजेबिलिटी है, ये पोलराइज हो सकता है, ये किसी की ओर आकर्षित हो सकता है। कौन? एनायन। और कैटायन के पास दूसरे को पोलराइज करने की, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पहले से है। क्लियर? तो ये बात आप लोग अच्छे से याद करेंगे। तो जो पोलराइजेशन पावर है पीपी, पोलराइजेशन पावर, ये जो पोलराइजेशन पावर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज, और किसका? कैटायन का। जितना ज्यादा कैटायनिक चार्ज होगा उसकी पोलराइजेशन पावर पीपी उतनी ज्यादा होगी। ठीक, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? साइज के। ठीक, अगर जो है जो कैटायन है उसका साइज अगर बड़ा हो जाएगा, ठीक, जैसे ही बड़ा होगा वैसे ही उसकी पोलराइजेशन पावर घट जाएगी, तो कोवलेंट कंपाउंड अच्छा नहीं बनेगा। क्लियर? तो इसको अच्छे से हम लोग याद करेंगे। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। क्या है एग्जाम्पल? लिथियम है और क्या है हमारे पास? सोडियम। तो पीपी किसकी ज्यादा, पोलराइजेशन पावर किसकी ज्यादा? ये प्लस में रहेगा। जिसका साइज कम होगा उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी। किसकी? लिथियम की। सीधी सी बात है। इसी तरीके से लिथियम है प्लस बेरिलियम है +2। अब पीपी निकालो, किसकी ज्यादा होगी? जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा। चार्ज किसका ज्यादा है? बेरिलियम का। ठीक, तो सिंपल सा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, और इसको आप लोग रट लीजिए या याद कर लीजिए, या फिर जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है उस तरीके से समझ के कर लीजिएगा। क्लियर? नोट डाउन। हो गया?
तो फजान रूल में एक बात और बची है, उसको भी लिख लेते हैं फटाफट। क्या है? पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। तो पोलराइजेबिलिटी जो है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? चार्ज ऑफ एनायन। एनायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। खुद पोलराइज होने के लिए, दूसरे के पास आकर्षित होने के लिए इसके पास ज्यादा ताकत है, क्योंकि एनायन के ऊपर चार्ज ज्यादा है। सीधी सी बात, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? साइज के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मजेदार बात ये, ठीक। साइज अगर ज्यादा होगा एनायन का तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब इट फेवर्स टू कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अंडरस्टैंड? चलिए एग्जांपल देख लें। हमारे पास आयोडीन है, ब्रोमीन है ना, देन क्लोरीन है और फ्लोरीन है, सब आयन है, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड। तो जिसका साइज ज्यादा, जिसपे चार्ज ज्यादा, तो चार्ज तो सभी पे सेम है। और जब चार्ज सभी पे सेम है तो ये वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया। अब आएंगे साइज पे, है ना। तो ये देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, ठीक। और जब साइज बढ़ गया तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ गई। किसकी? आयोडीन की सबसे ज्यादा, ब्रोमीन की, क्लोरीन की, एंड देन फ्लोरीन। क्लियर? तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में लगातार आता रहता है, तो इसको अच्छे से हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, नोट डाउन। हो गया। अब फेवरेबल कंडीशन फॉर कोवलेंट कंपाउंड। फेवरेबल कंडीशन फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन क्या होंगी देखते हैं। क्या कह रहा था शुरू से? स्मॉल कैटायन होना चाहिए, लार्ज एनायन होना चाहिए। ठीक है, तो जो स्मॉल कैटायन है, मतलब कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए और एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो कैटायन कट गया, कट गया मतलब साइज कम हो गया। एनायन क्या हो गया? अधिक। अधिक का मतलब ज्यादा, ज्यादा का मतलब बड़ा। ठीक है, तो एनायन हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। किससे? कैटायन से। कैटायन से अधिक होना चाहिए। ठीक है, कौन? एनायन। और कैटायन क्या है? इसको ऐसे याद कर लो कि कट गया मतलब साइज छोटा हो गया, स्मॉल हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से थोड़ा सा न्यूमोनिक लगा के भी हम लोग याद कर सकते हैं। क्लियर? तो इसी तरीके से इसका उल्टा कर देंगे किसमें? आयनिक कंपाउंड में। ठीक, तो आयनिक कंपाउंड में हमने पहले वैसे लेक्चर देखिएगा, हमने बता रखा है आपको। क्लियर? तो ये कहानी हो गई कोवलेंट कंपाउंड्स की। अब फटाफट हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद छुट्टी कर देते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवलेंट कैरेक्टर। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन है हमारे पास क्या? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक, कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोगों को लिखना है। बी ई मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम।
सब पे +2 +2 +2 +2 +2 है ना। सेकंड ए ग्रुप के हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। क्लियर। तो कोवलेंट कैरेक्टर के लिए सबसे खास बात क्या होनी चाहिए, है ना, कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए। तो ग्रुप में अगर जो है आप जाएंगे बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी से, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा। देखो ऊपर से नीचे गए साइज बढ़ा। तो बेरियम का साइज सबसे ज्यादा है, इसका मतलब कोवलेंट कैरेक्टर इसमें सबसे कम होगा, क्योंकि साइज कैटायन का छोटा होना चाहिए। कैटायन कट गया, ठीक है। चार्ज तो सभी पे सेम है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है। तो ये हो गया। अगला देख लो, एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस ये देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक। सब पे क्या है, प्लस 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 प्लस। फिर से वही कहानी, साइज बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर घटेगा, ठीक। तो सबसे छोटा कौन, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, ठीक। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको अच्छे से हम लोग याद कर लेंगे। क्लियर। तीसरी कहानी क्या है, फ्लोरीन। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट लगा देना है, ठीक है। ऊपर से नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, और जब साइज बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर घटेगा कैटायन में, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, माइनस 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 माइनस, आइड बन गए सारे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। सबसे छोटा कौन है यहाँ पे, फ्लोरीन। लेकिन एनायन जो होते हैं, माइनस चार्ज मतलब एनायन, तो एनायन का साइज क्या होना चाहिए, अधिक, ठीक। तो अधिक कौन है, आयोडीन, ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फ्लोरीन, है ना। रट लो इसको, फटाफट लिख लो।